तो नाउ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा पार्ट है दैट इज रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड्स। हमने अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर एक चीज कॉमन ऑब्जर्व किया हुआ कि अल्कोहल और आपका फिनॉल दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगा। क्या कॉमन दिखाई देगा? तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर दोनों के अंदर क्या होने वाला है, आपका OH बॉन्ड जो रहेगा ये प्रेजेंट रहने वाला है। तो ये जो OH बॉन्ड है दोनों के अंदर भी कॉमन है। तो कोई कोई रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये जो OH बॉन्ड है ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म होगा, आपका OH बॉन्ड एक्चुअली ऐसे फॉर्म होता है। अगर ये बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया तो क्या फॉर्म होगा, O- एंड H+, ये आपको दो आयंस मिल जाते हैं। और ये आयंस की शिफ्टिंग से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। लेकिन ये रिएक्शन समझने के लिए कुछ थोड़ा बेसिक पार्ट हम लोग पहला डिस्कस कर लेंगे, उसके बेसिस पे हमें आगे का रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे पास या फिर जो कंपाउंड्स रहते हैं, ये जनरली दो टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड रहते हैं। एक टाइप का कंपाउंड है आपका दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे EDG, एंड उसका दूसरा नाम है आपका ERG। अब ये EDG और ERG के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो कैसा डिफरेंस आएगा देखो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन इसका नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड जो सेकंड वन जो है आपका दैट इज ERG, ये ERG का नाम होता है आपका दैट इज इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो है वो एक ही है, इनका काम जो रहता है, ये लोग जनरली क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेंगे ऑलवेज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। नाम में ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसका ही दूसरा रहता है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दैट इज EWG। अब ये EWG क्या काम करता है वो भी देखेंगे। तो EWG ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो यहां पर क्या होने वाला है आपका, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का काम करेगा। नाउ अभी ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो भी अलग अलग आयंस के साथ जाके जुड़ जाते हैं, तो वहां पर ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा वो हमें देखना है। तो लेट्स से हमारे पास दो प्रकार के आयंस है। तो लेट्स से मेरे पास है एक नेगेटिव आयन और यहां पर है मेरे पास पॉजिटिव आयन। अब ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन को मैं क्या कर रहा हूं, एक बार EDG जोड़ के देखूंगा और एक बार EWG जोड़ के देखूंगा, और ये रिएक्शन कैसा होगा वो अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो कैसा होगा यहाँ पर, ये केस के अंदर मैं क्या जोड़ने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर जोड़ूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलर वे में यहाँ पर भी क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूंगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर इनका बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर इनका बॉन्ड फॉर्म हो गया। सिमिलर में यहाँ पर भी ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मुझे यहाँ पर अभी ये देखना है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड स्टेबल है और कौन सा बॉन्ड अनस्टेबल है, ठीक है। नाउ बॉन्ड्स का एक खासियत रहता है कि कोई भी बॉन्ड्स के अंदर बॉन्ड बहुत बार फॉर्म तो हो जाता है, लेकिन ये बॉन्ड बहुत बार क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल बॉन्ड का खासियत क्या रहता है कि ये जो अनस्टेबल बॉन्ड हमेशा खुद को स्टेबल करने का ट्राई में रहता है, ठीक है। और जो स्टेबल बॉन्ड रहता है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेकेज होने के चांसेस कम रहेंगे। जो अनस्टेबल बॉन्ड है वो क्या करता है, हमेशा खुद को स्टेबल बनाने का ट्राई के लिए कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करेगा, या फिर रेजोनेंस से वो खुद को स्टेबल कर लेता है। वो कैसे कर लेता है देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होने वाला है, सबसे पहले ये केस में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन X माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव आयन है। और नेगेटिव आयन क्यों फॉर्म हुआ है, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। नेगेटिव आयन कभी फॉर्म होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन्स कम रहेंगे तभी, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, करेक्ट है। और ये क्या बोल रहे हैं भाई, उसको तू और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इनका जो जोड़ी बनेगा वो जोड़ी स्टेबल बनेगा क्या अनस्टेबल बनेगा, क्यों, जो इसको चाहिए वो ये नहीं दे रहा है,
जो नहीं चाहिए वो भर भर के दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऐसे केस में चलेगा क्या? ठीक है, आपका जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लॉन्ग लास्टिंग कभी रहेगा? जब भी सामने वाले का जरूरत आप पूरा कर रहे हो, आपका जरूरत वो पूरा कर रहा है। करेक्ट है? अरे केमिस्ट्री का बॉन्ड से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कैसा बनेगा आपका? अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा। करेक्ट है? और ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका जो जरूरत है वो उसके पास एक्स्ट्रा है, तो दोनों का नीड्स यहाँ पर मैच हो रहा है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा? स्टेबल बॉन्ड। तो दैट्स व्हाई ये वाला बॉन्ड जनरली क्या होता है? स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ी बराबर मैच हो गया ना हम एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या बनेगा? ये बॉन्ड आपका। तो इन शॉर्ट स्टेबल बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग? कि जहां पर आपका एक जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है और जो दूसरा वाला जो एंड है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? दोनों का नीड्स परफेक्टली मैच हो गया ना। मतलब जैसा अगर एक इलेक्ट्रॉन एक गिफ्ट देते जा रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है? बस गिफ्ट देने का काम कर रहा है। देने वाले का भी काम हो रहा है, उसको मालूम है मेरा गिफ्ट कोई और लेगा नहीं, और लेने वाले को भी मालूम रहता है मुझे और कोई गिफ्ट देगा नहीं। तो ये बॉन्ड परफेक्ट रहता है ना। तो ये बॉन्ड सालों तक चलते रहता है, जब तक गिफ्ट देने का लायक है तब तक। बाद में क्या हो जाएगा? फिर से बॉन्ड अनस्टेबल ही बन जाएगा ना। तो सेम इनका भी काम वैसा ही है। यहाँ पर गिफ्ट के जगह पर क्या डोनेट किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला? गिफ्ट डोनेट करने के लिए उसका हैसियत होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई करो पहला। तो यहाँ पर क्या होगा? इधर भी सेम होगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके बाद डोनेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? तो ये जो जोड़ी बनेगा कैसे बनेगा आपका? ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा। करेक्ट है। तो जो स्टेबल बॉन्ड्स रहते हैं उसके अंदर ज्यादा करके वो बॉन्ड्स चेंज नहीं होते। अनस्टेबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है जनरली कि वो बॉन्ड तो रहता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट इंटरेक्शन में आ जाएगा वैसे भी क्या हो जाएगा? इसको तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसका साथ छोड़ के वो दूसरे वाले जगह पर जाएगा कि जहां पर उसका नीड्स फुलफिल हो रहा है, और इस तरीके से वो खुद को क्या कर लेगा? स्टेबिलाइज। और उसी को बोलते हैं स्टेबिलाइजेशन। करेक्ट है। तो इस तरीके से बॉन्ड्स के अंदर भी क्या होता है? स्टेबलाइजेशन चलते रहता है। ठीक है, तो जिंदगी और केमिस्ट्री बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये पार्ट क्लियर है। अभी देखेंगे हम लोग रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, पुरानी यादों में मत भेज जाओ, यहाँ पर आ जाओ फिर से। तो यहाँ पर कैसे होगा? पहला, फर्स्ट रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड्स। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। पहले अल्कोहल्स का देखेंगे और बाद में फिनॉल का देखेंगे कैसा होता है। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग अल्कोहल का। ठीक है, तो वहां पर आपको रिएक्शन दिया हुआ है, देखो क्या दिया अल्कोहल का रिएक्शन की। अगर किसी भी अल्कोहल को अगर हम लोग क्या करेंगे? H2O के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये वाला जो आपका एलिमेंट है H, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। हमने पढ़ा था OH बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है तो क्या क्या फॉर्म होता है? O- एंड H+। सिमिलर वे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ ब्रेकेज के बाद क्या होगा? ये जो H+ है वो किधर जाएगा? ठीक है, तो ये H और H2O इनका मिलके क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर H3O+, ये आपको पॉजिटिव आयन मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सिमिलर वे में यहां पर क्या होने वाला है? क्या बचा आपका? RO, लेकिन O के ऊपर चार्ज क्या था?
नेगेटिव, तो ये वाला जो आयन बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, ये बनेगा आपका नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन, ये क्या बन गया आपका, ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका वाटर। लेकिन यहां पर अभी एक दिक्कत आ गया मुझे। क्या दिक्कत आ गया कि आपका जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अल्काइल ग्रुप, जिसको रिन्यू करते हैं हम लोग आर से, कि ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये बिलोंग करता है किसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, जिसको शॉर्टकट में हमने नाम दिया था ईडीजी। तो आपका आर क्या करने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। तो ये बॉन्ड कैसे, देखो अभी ध्यान से, ठीक है, पहले लिख लेता हूं ये पहले पूरा, कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई, सो आपका जो अल्कोक्साइड आयन है, ये डीस्टेबिलाइज होगा। ठीक है, अब ये डीस्टेबिलाइज क्यों होता है, क्या होता है वो देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था मेरा, आर ओ, निगेटिव आयन था ना मेरा। जो आर है, ये आर कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ओ जो है वो भी निगेटिव आयन है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ये क्या बोल रहा है, अल्काइल, भाई तो और इलेक्ट्रॉन्स ले ले। करेक्ट है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो ये एक्सेप्ट करेगा क्या, और अगर एक्सेप्ट भी किया तो भी वहां पर रिपल्शन होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी सेम चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो हमेशा वहां पर क्या रहेगा, रिपल्शन का फोर्स रहता है, तो वो उतना इजीली ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यहां पर बनने के लिए बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ये बॉन्ड क्या बन गया, टेम्पररी या फिर अनस्टेबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत बार आपका वो बॉन्ड फॉर्म होने लायक नहीं भी रहेगा तो भी बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर इसका जरूर मैच नहीं हो रहा, फिर भी बॉन्ड बन गया, लेकिन वो बॉन्ड अनस्टेबल रहता है, टेम्पररी बॉन्ड रहता है आपकी भाषा में। ठीक है, टाइम पास वाला बॉन्ड, ठीक है, तो वो वाला बॉन्ड रहता है यहाँ पर, कि जो कि आगे जाके डिस्टेबिलाइज होने ही वाला है। और डिस्टेबिलाइज क्यों होगा, सिंपल सा रीजन है, क्यों, दोनों का भी नीड्स मैच। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, और इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो कैसे जमेगा ना। ठीक है, तो दैट्स व्हाई क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका अल्कोक्साइड आयन है क्या करेगा, खुद को डिस्टेबिलाइज करेगा। डिस्टेबिलाइज मतलब क्या, वो खुद को स्टेबिलाइज करने का ट्राई करेगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अल्कोहल है वो आपका वाटर के अंदर ज्यादा आयोनाइजेशन फॉर्म करता नहीं है। ठीक है, तो वही हमारा अगला पॉइंट रहेगा, लेकिन ये क्लियर है रीजन कि डिस्टेबिलाइज क्यों करेगा वो। ठीक है, तो इसके आगे लिखता हूं मैं कि आपका यहाँ पर जो अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या करेगा, देयरफॉर अल्कोक्साइड आयन जो है, यहां पर आपको आयन फॉर्म होते हुए दिख रहा है, लेकिन जब भी आप उसको वाटर के अंदर ऐड करोगे अल्कोहल को, तो वो इतना ज्यादा आयंस क्रिएट करेगा, बिकॉज वो जो बॉन्ड्स है वो सारे अनस्टेबल बॉन्ड्स है, तो वो ज्यादा करके बॉन्ड्स फॉर्म होंगे भी नहीं। ठीक है, तो दैट्स आपको फाइनल कंक्लूजन वही दिया हुआ है, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर, कि अल्कोहल डू नॉट आयोनाइज मच इन द वाटर, कि आपका जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या होगा, वाटर के अंदर ज्यादा आयोनाइज होगा नहीं, मतलब ये आर वो जो रहेगा, ये क्या होगा आपका, वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो डू नॉट आयोनाइज मच इन वाटर, ये वाटर के अंदर ज्यादा करके आयोनाइज नहीं होगा। और ये इस चीज का प्रूफ है कि आपका जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर एकदम ना के बराबर है। क्यों, अगर ये एसिडिक होता था, हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड को जब भी पानी में डालते तो वो डिसोसिएट होता है और वो आपको H+ आयंस देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना आयंस फॉर्म हो रहे नहीं है, तो इसका मतलब है क्या कि अल्कोहल जो है आपका इतना एसिडिक, वही हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, याद रहेगा तो, कि अल्कोक्साइड्स आर, सॉरी अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। उसका लिटमस टेस्ट क्या आता था, कलर चेंज नहीं होता था ना, तो ये उसका ही प्रूफ है। क्लियर है, तो ये हो गया अल्कोहल के अंदर। अभी देखेंगे कि फिनॉल के अंदर कैसा होता है, वो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। तो फिनॉल के अंदर क्या होने वाला है यहाँ पर, ये फिनॉल के अंदर भी सेम चीज होगा। क्या हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, H2। अभी ये भी रिएक्शन सेम, क्या OH ब्रेक होगा, H वाला आयन वहां पर जाएगा, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी रिपीट करते हैं, तो कैसा होगा, फिर यहाँ पर फिनॉल लेता हूं मैं,
प्लस यहाँ पर H2O, यहाँ पर भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा और यहाँ पर ये अभी सेम यहाँ पर भी होगा क्या, आपका जो OH आयन था इसका अगेन क्या होगा, ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, H अपने रास्ते, O अपने रास्ते, तो पुराने वाले के पास ही रहेगा H, H2O के पास चला गया। लेकिन H की आपका H प्लस है तो H2O क्या हो जाएगा, H3O प्लस, और आपका O माइनस था तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव आयन मिलेगा। अभी यहाँ पर अल्काइल में फॉर्म होता है इसलिए अल्कोक्साइड आयन, यहाँ पर फिनॉल में हो रहा है तो कौन सा आयन रहेगा, फिनॉक्साइड आयन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल गया, तो ये O माइनस, तो कौन सा वाला आयन मिल गया मुझे यहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी सेम फंडा, क्या जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये बॉन्ड अगेन अनस्टेबल ही है, क्यों, अगेन वही सेम रीजन ऊपर का कि फिनॉल जो रहेगा वो क्या, कौन सा ग्रुप रहेगा, EDG रहेगा, तो इसको भी डोनेट करने का है, ऑक्सीजन के बाद भी नेगेटिव आयन उसको भी डोनेट करने का है। तो डोनेटिंग वाले में कभी भी जोड़ी बनेगा, लेकिन प्यार भरा जोड़ी नहीं बनेगा। ठीक है, वो कभी ना कभी तो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज अलग होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एरोमेटिक रिंग्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है रेजोनेंस इफेक्ट, आपको 11 में था। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो नेगेटिव आयन है ये क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया भी, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वहां पर पेज नंबर 243 के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो नेगेटिव आयन है ये क्या करता है, शिफ्ट होते रहेगा रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर ये इधर हो गया, फिर इधर दिख रहा है ना आपको, वहां पर एरोस की तरह से दिखा हुआ है। तो लास्ट फाइनल स्टेज में क्या, आपको फिर से वही स्ट्रक्चर रिटर्न मिल रहा है ना, मतलब यहाँ पर ये खुद को स्टेबिलाइज कर रहा है, कैसे, बाय रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब यहाँ पर वो शिफ्ट तो हो रहा है लेकिन उसके सराउंडिंग में शिफ्ट हो रहा है वहां पर। ठीक है, मतलब स्टेबिलाइज होने का तरीका थोड़ा कैजुअल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दूसरे के यहाँ पर शिफ्ट होने की जगह पर क्या कर रहा है, उधर के उधर ही कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेबिलाइज होने के लिए हमेशा दूसरा ऑप्शन देखना ही जरूरी है, कभी कभी जो है ऑप्शन उसमें भी डिस्टेबिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, बस पेशेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कौन हाँ बोला, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी क्या होगा, ये खुद को स्टेबिलाइज करेगा बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि आपका जो फेनॉक्साइड आयन है इज रेजोनेंस, कि रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबिलाइज होगा। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट से खुद को स्टेबिलाइज कैसे कर रहा है, तो अपने नेगेटिव आयन को वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है ना, मतलब क्या यहां से वहां से यहां पर घुमा रहा है ना। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है आपका, बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। करेक्ट है, देन तो इसका मतलब क्या कि आपका जो फिनॉल है, ये फिनॉल क्या होगा, एक्वियस मीडियम के अंदर डिसॉल्व आयोनाइज होगा, लेकिन इतना ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होगा। क्यों, उसको स्टेबिलाइज होने के लिए तो टाइम लग रहा है ना। आयोनाइजेशन ज्यादा कभी रहता है जब रिएक्शन होते ही आयंस फॉर्म हो रहा है, और जो आयन फॉर्म डायरेक्ट स्टेबल आयंस बन रहे हैं तो वहां पर रेट ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा रहता है। यहाँ पर आयंस तो बन रहे हैं लेकिन आयन स्टेबल आयन बन रहे हैं क्या, तो आयोनाइजेशन होगा लेकिन इतना रेट ऑफ आयोनाइजेशन बेसिकली क्या रहता है कि पर्टिकुलर अमाउंट में अगर सॉल्यूशन उसमें डाल रहे हो पानी में तो मुझे कितना आयंस मिल रहा है, तो इसमें आयंस मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, इसमें बहुत ही कम मिलेंगे, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो हमारा जो कंक्लूजन है इसका भी कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। सो देयरफॉर फिनॉल आयोनाइजेस इन एक्वियस मीडियम टू मॉडरेट एक्सटेंट, मतलब क्या, यहाँ पर आयोनाइज होगा लेकिन ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम आयोनाइज होगा, वो मॉडरेट आयोनाइज होगा। एंड दिस शोज, और इसके ऊपर से मुझे उसका वीक एसिडिक कैरेक्टर मालूम पड़ रहा है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखा था हमने। मुझे अगर ज्यादा आयंस मिलते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि एसिड के अंदर क्या होता है, जैसे एसिड पानी में जाता है डायरेक्ट आयंस फॉर्म हो जाता है, उसमें बाकी कुछ झमेला नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस तो फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये आयंस जो है, ये आयंस क्या हो रहे हैं आपके, अनस्टेबल आयंस फॉर्म हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जो मिलेंगे आपको हमेशा कम मिलेंगे, और आयंस कम मिल रहे हैं मतलब क्या, उसका एसिडिक कैरेक्टर वीक है। यहाँ पर आयंस ना के बराबर मिल रहे हैं, इसलिए इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये उसका ही प्रूफ है। फिर से एक बार, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड्स रहता है। तो ये वाला पार्ट देखा हमने अल्कोहल के अंदर, ये वाला पार्ट देखा फिनॉल के अंदर। क्लियर है? ये वाला लेक्चर एकदम यादगार रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, लिख लो ये हमारा सम है, दैट इज 11.5 वाला आपको सम दिया हुआ। देखो अभी अगला नेक्स्ट, उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, आपको वहां पर निकालने के लिए बोला है कि ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है, वो आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो आपको 4 कंपाउंड्स वहां पर देके रखा हुआ है, और ये 4 कंपाउंड्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है, और उसके बाद लोअर के हिसाब से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना। ठीक है, ये समझने के पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। पहले सबसे पहला, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देखे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल देखे हुए, और यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का सीरीज कैसे रहता है वो देखा है। कि जैसा अगर EWG ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग को कनेक्टेड रहेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है, उससे कम एरोमेटिक का रहता है। एरोमेटिक से कम एरोमेटिक को अगर EDG कनेक्टेड रहेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम रहेगा। एलिफेटिक रहेगा उसका और कम रहेगा, ब्रांच एलिफेटिक रहेगा तो उसका सबसे कम रहेगा। ये थोड़ा बहुत अगर याद रह गया तो आपको कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ का सम आ जाएगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ज्यादा किसका और कम किसका। ठीक है, तो वो हिसाब से भी सम देखते क्या दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको 4 कंपाउंड देके रखे हुए। देखो फर्स्ट कंपाउंड क्या दिया हुआ है, CH3 CH2OH। ठीक है, बैक से लिखता हूं, क्या दिया हुआ है, CH3 CH2OH, ये पहला वाला दिया हुआ है। सेकेंड वन क्या दिया गया देखो आपको यहाँ पर, CH3 थ्राइस COH। देन थर्ड वन क्या दिया हुआ है, C6H5OH, और फोर्थ वन दिया हुआ है आपको, दैट इज पैरा NO2 C6H4OH। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, आप उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेट पे लेके आते ताकि हम लोग को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी रहेगा। ये वाला तो सिंपल है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक कार्बन को 3 CH3 अटैच ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा कि एक ही कार्बन को 3 CH3 अटैच है यहाँ पर। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा आएगा, C6H5 मतलब क्या, बेंजीन को OH अटैच है, और इसके अंदर क्या है, C6H4 मतलब बेंजीन ही आ गया यहाँ पर। लेकिन PNO2 मतलब क्या, पैरा पोजीशन पे NO2 है। पैरा मतलब कौन सा, OMP, याद है ओम प्रकाश मिश्रा, तो यहाँ पर OMP पैरा कहां पर है, सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा NO2, और ऊपर की तरफ क्या आपका फर्स्ट पोजीशन पे आपका, उसका कुछ भी दिया नहीं ना मेटा या फिर कुछ भी, मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे ही, कुछ भी नहीं दिया मतलब। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर है आपका चारों का भी। मैं अभी क्या करता हूँ, चारों को आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से टाइप में आते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा टाइप है आपका, एलिफेटिक। ऐसे एलिफेटिक का मतलब क्या, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स मतलब क्या रहता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये वाला क्या है आपका, एलिफेटिक है। ये वाला कौन सा है, ब्रांच एलिफेटिक है। क्यों, ये मेन चेन और ऊपर और नीचे ब्रांचेस निकले हुए, तो ये कौन सा वाला है, ब्रांच एलिफेटिक। ये वाला क्या रहेगा, एरोमेटिक है, लेकिन OH ग्रुप किस में आता है, किधर गया OH, यहाँ पर कौन से ग्रुप में आता है, EDG में। तो ये कौन सा है आपका, ये EDG को क्या अटैच्ड है, एरोमेटिक। और NO2 किस में आता है, EWG में, तो ये किस में आएगा आपका, EWG एरोमेटिक में आएगा। अभी आपको सीरीज देखना सिंपल है, आपको क्या निकालने के लिए बोला है, कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो देयरफॉर कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक
स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे ज्यादा जिसका रहेगा उसका नाम पहला आना चाहिए, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ वैसा। तो सबसे हाईएस्ट एसिड स्ट्रेंथ किसका है आपका, EWG एरोमेटिक। कौन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका सबसे हाईएस्ट वाले में ही आएगा, तो वही लिखते हैं हम लोग पहला सबसे पहले। तो कैसा आएगा, कौन सा था आपका PNO2 C6H4OH, कौन सा नंबर वाला था ये, फोर्थ नंबर पे था, इसका एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आएगा आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में कौन है आपका, सॉरी एरोमेटिक तो नहीं है, EDG एरोमेटिक है। उसके बाद कौन है C6H5OH, तो C6H5 कितना नंबर था ये, थर्ड नंबर। देन उसके बाद कौन आएगा एलिफेटिक। एलिफेटिक में कौन है ये वाला, दैट इज CH3CH2OH, क्या था ये एलिफेटिक, सॉरी फर्स्ट नंबर। और देन सबसे लास्ट में कौन है आपका ये वाला ब्रांच वाला, क्या था CH3 थ्राइस COH, ये सेकंड नंबर। तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर की सबसे हाईएस्ट एसिड कैरेक्टर इसका है, देन थोड़ा कम इसका है, थोड़ा कम इसका, सबसे लो इसका है। तो आपको बस ये सीक्वेंस में आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो अगर आपको ये प्रॉपर्ली याद रहेगा और आपको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आ रहा है कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, तो आप कोई भी एसिड कैरेक्टर का सम सॉल्व कर सकते हो। आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, आपको बस क्या आएगा, उसको एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेंगे। तो बस ये बस ध्यान से देखो कि क्या बोला गया, डिक्रीजिंग बोला गया है या फिर इंक्रीजिंग बोला गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर स्टॉप करते हैं।